हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए हॉरर कहानी लेकर आई हूँ, जो मैं पहली बार हॉरर कहानी लेकर आई हूँ इस चैनल पर। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस कहानी को प्यार देंगे और इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को ये कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मेरे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोडेड है, तो आप चाहो तो वो कहानी भी विज़िट कर सकते हो जाके। आप लोग को वो कहानी भी जानने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस हॉरर कहानी को प्यार दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए रमेश की कहानी लेकर आई हूँ, जो एक ट्रक ड्राइवर था और उसने अपनी यात्रा के दौरान जब वो ट्रक चला रहा था, तो उसने कैसा अनुभव किया, उसकी मैं आज आप लोगों को कहानी बताने जा रही हूँ, तो पूरी कहानी ज़रूर सुने। रात का समय था और रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी लंबी यात्रा पर निकला हुआ था। वह एक सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता बिल्कुल खाली था और चारों तरफ घना जंगल था। वह अपने ट्रक में अकेला था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 12 बजे थे और रमेश को अचानक से एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत सड़क के बीचों बीच दिखाई दी। उसने अचानक ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। रमेश ने सोचा कि हो सकता है कि कोई यात्री हो जो मदद मांग रहा हो। वह ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। रमेश ने औरत से पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? वह औरत बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखें एकदम खाली और भावहीन थी। रमेश को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डर गई हो या कुछ हुआ हो। रमेश ने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया और कहा, मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा, बैठिए। वह औरत बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ट्रक की ओर बढ़ने लगी और धीरे धीरे ट्रक में बैठ गई। रमेश भी वापस ट्रक में आ गया और ट्रक चलाने लगा। मगर कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा चल रही है। उसने पीछे देखा तो वह औरत कहीं नजर नहीं आई। वह चौंक गया। उसने ट्रक रोका और पूरी तरह से ट्रक को खंगाला, लेकिन औरत का कोई अता पता ही नहीं था। तभी ट्रक के शीशे पर जोर से दस्तक हुई। रमेश ने सिर घुमाकर देखा तो वही औरत ट्रक के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे चिल्लाया और जल्दी से ट्रक स्टार्ट कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। वह औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आने लगी। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक उसने दरवाज़ा खटखटाया और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और ईश्वर को याद करने लगा। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल पड़ा। जब वह सुबह गांव पहुंचा और अपनी बात लोगों को बताई, तो गांव वालों ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। ये उस औरत की आत्मा थी जो कई साल पहले इसी सड़क पर हादसे में मारी गई थी और तब से हर रात यहाँ दिखाई देती है। रमेश ने उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते पर रात में ट्रक नहीं चलाया। रमेश भले ही उस रात बच निकला था, लेकिन उसकी नींदें उड़ी हुई थी। उसने गांव के बुजुर्गों की बात सुनी थी कि कि उस औरत की आत्मा उस सड़क पर फंसी हुई है और वह रात में अक्सर दिखाई देती है। रमेश ने उस घटना के बाद खुद को बहुत शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर हमेशा उसके दिल में बना रहा। कुछ दिनों बाद रमेश को फिर से उसी इलाके में माल पहुंचाने का काम मिला। इस बार उसने दिन के समय निकलने का फैसला किया ताकि उसे रात में उस सड़क से गुजरना ना पड़े। लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में ट्रक का एक पहिया पंचर हो गया और जब तक उसे ठीक किया, सूरज ढल चुका था। रमेश ने खुद से कहा,
कुछ नहीं होगा, वो बस एक रात की घटना थी। दिन में कुछ गलत हो गया होगा। अब ऐसा फिर नहीं होगा। उसने खुद को हिम्मत दी और ट्रक को चलाना शुरू किया। सड़क पर अंधेरा फैल चुका था और वह धीरे-धीरे उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा था, जहां उसने उस औरत को देखा था। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के कोनों में कुछ हलचल दिखाई दी। वह ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान बार-बार उधर जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रक के अंदर बैठा है। वह डरते हुए शीशे में देखने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने थोड़ी हिम्मत कर पीछे देखा, तो वह उसी औरत को अपनी सीट पर बैठे हुए पाया। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें अब भी खाली और खून से लाल थी। वह रमेश की तरफ धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। रमेश का पूरा शरीर डर से जम गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी औरत ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। रमेश ने चीखते हुए ट्रक का दरवाज़ा खोला और चलती गाड़ी से कूद गया। वह गिरते ही ज़मीन पर बेहोश हो गया। सुबह जब वह होश में आया तो उसने खुद को गांव के बाहर एक खेत में पाया। ट्रक वहां से गायब था और गांव वालों ने बताया कि ट्रक एक पेड़ से टकराकर जल चुका था। किसी ने उसे बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा हुआ पाया था। उस घटना के बाद रमेश ने कभी ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं किया। वह गांव में ही रहने लगा और उसने लोगों को बताया कि उस रास्ते पर जो औरत की आत्मा है, वह अब भी उस रात का इंतजार कर रही है, जब कोई उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होगा। रमेश के लिए जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने ट्रक चलाना पूरी तरह छोड़ दिया और गांव में ही बसने का फैसला किया। लेकिन भले ही वह उस भयानक रास्ते से दूर था, वह अनुभव उसके मन में गहरे तक बसा हुआ था। हर रात सोते वक्त उसे उसी औरत का चेहरा याद आ जाता। उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान जैसे उनकी आत्मा का पीछा कर रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ और लोग जो उसी सड़क से गुजरते थे, उन्होंने भी उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखने की बात कही। लोगों का कहना था कि वह औरत अब और भी ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। अब वह सिर्फ दिखाई नहीं देती थी, बल्कि गाड़ियों का पीछा भी करती थी और कई बार उन्हें रास्ते से भटका देती थी। कुछ गाड़ियां तो रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई। गांव में डर का माहौल बन गया। लोग उस सड़क से गुजरने से कतराने लगे, खासकर रात के वक्त। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा शांत नहीं हो रही, क्योंकि उसकी कोई अधूरी इच्छा है जिसे पूरा करना जरूरी है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह औरत कौन थी और उसकी आत्माएं क्यों भटक रही थी। रमेश इन सब बातों से बेहद परेशान था। उसे लग रहा था कि वह उस औरत की भटकती आत्मा के कारण ही इन सब का सामना कर रहा है। एक दिन गांव के पुजारी ने रमेश से कहा, इस आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है। हमें उसके बारे में पता लगाना होगा और उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। शायद वह इसलिए हर रात उस रास्ते पर दिखाई देती है, क्योंकि उसका अंत सही तरीके से नहीं हुआ। रमेश ने पहले तो इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अंततः उसने हिम्मत जुटाई और पुजारी की सलाह मानी। दोनों ने मिलकर गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की और उस सड़क से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। खोजबीन के दौरान पता चला कि करीब 20 साल पहले उसी सड़क पर एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई थी। उस हादसे में औरत की लाश कभी नहीं मिली थी, जबकि उसके पति का शव मौके पर ही मिला था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हो सकता है वही औरत अब भटक रही हो और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली हो। रमेश और पुजारी ने तय किया कि वे उस दुर्घटना स्थल पर जाकर विशेष पूजा करेंगे और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। रमेश और पुजारी ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर रात के समय उस सड़क पर जाने का निर्णय लिया। वे सभी एकत्र होकर उस जगह पर पहुंचे जहां वह दुर्घटना हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा शुरू की और उस औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, अचानक तेज हवा हो गई और कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया।
रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर गया हो। पुजारी ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, उसे उसकी अधूरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। अब वह तुम्हारा या किसी और का पीछा नहीं करेगी। उस रात के बाद से उस सड़क पर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत कभी किसी को दिखाई नहीं दी। गांव में भी सब कुछ सामान्य हो गया और लोग उस सड़क से बिना डर के गुजरने लगे। रमेश ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह बात रही कि उसने एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाने में मदद की। रमेश की जिंदगी अब शांत और सामान्य लगने लगी थी। पूजा के बाद गांव में और उस डरावनी सड़क पर कोई अजीब घटना नहीं घटी। रमेश ने सोचा कि अब वह सब पीछे छूट चुका है। उसने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपना समय अपने परिवार और काम में बिताने लगा। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में किसी कोने में एक अनजान सी बेचैनी अब भी मौजूद थी। कुछ समय बाद रमेश के गांव में एक नई सड़क बनाई जाने लगी, जो पुराने जंगल के रास्ते को काटकर शहर से सीधा जोड़ती थी। इस नए रास्ते को बनाने के लिए उसी पुराने सुनसान सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां रमेश ने भूतिया अनुभव किए थे। जब रमेश को इस बारे में पता चला, तो वह थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह सब अब खत्म हो चुका है। सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा था। एक दिन निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें रात में अभी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी-कभी वे महसूस करते थे कि कोई उनके आसपास चल रहा है, लेकिन जब वे पलटकर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। रमेश ने जब यह सुना तो उसके अंदर एक बार फिर डर जाग उठा। उसे यह सोचकर चिंता होने लगी कि कहीं वह आत्मा फिर से जाग तो नहीं गई। रमेश ने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि शायद मजदूर अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक रात रमेश को एक सपना आया। उसने देखा कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी है। इस बार वह उतनी भयानक नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख और अकेलापन था। वह रमेश से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रमेश अचानक नींद से जाग गया और उसकी सांसें तेज हो रही थी। अगले दिन रमेश ने पुजारी से जाकर फिर से सलाह ली। पुजारी ने कहा, हो सकता है कि उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई हो। शायद उस जगह पर अब भी कुछ ऐसा है जो उसे इस दुनिया से में बांधे हुए है। रमेश ने और गांव वालों ने मिलकर फिर से उस स्थान पर जाकर छानबीन करने का फैसला किया, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने मजदूरों से बात की और उस इलाके में खुदाई शुरू करवाई, जहां से सबसे ज़्यादा अजीब घटनाएं हो रही थी। कुछ घंटों की खुदाई के बाद उसे एक कंकाल मिला। यह कंकाल एक औरत का था, जो उसी दिशा में दफन था जहां वह दुर्घटना हुई थी। रमेश और सभी लोगों को यकीन हो गया कि यही उस औरत का शरीर था जो दुर्घटना के समय गायब हो गया था और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। पुजारी ने वहां एक बड़ी पूजा का आयोजन किया और उस कंकाल को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जब अंत्येष्टि पूरी हुई तो रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस औरत की आत्मा को अब आखिरकार शांति मिल गई हो। उस रात रमेश ने फिर से सपना देखा, लेकिन इस बार वह औरत मुस्कुरा रही थी। उसने रमेश का आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। रमेश की आंखें खुली तो वह खुद को हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। इसके बाद उस सड़क और इलाके में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। रमेश ने अपने जीवन को पूरी तरह से नए सिरे से जीना शुरू कर दिया और अब वह हर दिन संतोष और शांति से बिताता था, यह जानकर कि उसने किसी भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की थी। रमेश के जीवन में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। आत्मा को शांति मिलने के बाद उसके मन से डर पूरी तरह से मिट चुका था। उसने अपने व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में सुख शांति लौट आई। गांव में भी सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लोग उस पुरानी सड़क से गुजरने लगे और कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन कुछ समय बाद रमेश ने एक और अजीब सपना देखा। इस बार वह एक बड़े घने जंगल में था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे। वह धीरे धीरे चलते हुए एक झील के किनारे पहुंचा और वहां उसे वही औरत दिखाई दी।
लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास कुछ और छायाएं भी थी, धुंधली और अस्पष्ट। रमेश ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये और भी आत्माएं थीं, जो उस औरत के आसपास मंडरा रही थी। औरत ने रमेश की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन अब बाकी आत्माएं भी तुम्हारी मदद चाहती है। यह जगह भटकने वाली आत्माओं का बसेरा बन चुकी है। रमेश की नींद अचानक टूट गई। वह पसीने में डूबा हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इस सपने का कोई गहरा अर्थ है। अगले कुछ दिनों तक उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन उसे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी थी। फिर गांव में अजीब घटनाओं की खबरें फिर से आने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय जंगल के पास अजीब आवाज़ें सुनी। कुछ को पेड़ों के बीच अंधेरे में छायाएं दिखाई दी और कुछ ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने किसी को अपने नाम से पुकारते हुए सुना। ये सब बातें सुनकर रमेश का दिल फिर से भारी हो गया। वह दोबारा पुजारी के पास गया और उसने अपने सपने और गांव की नई घटनाओं के बारे में बताया। पुजारी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कही, इस जंगल में और भी आत्माएं हो सकती हैं, जो किसी कारण से इस दुनिया में अटकी हुई हैं। हमें इन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। रमेश ने एक और साहसी कदम उठाने का फैसला किया। इस बार पुजारी और गांव के कुछ अनुभवी लोग उसके साथ थे। उन्होंने उस पुराने जंगल में जाकर फिर से जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां रमेश ने सपने में झील देखी थी, उन्हें वाकई एक पुरानी सूखी झील मिली। वहां के माहौल में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पुजारी ने झील के किनारे पूजा का आयोजन किया और सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आसपास की जमीन की खुदाई भी करवाई, ताकि अगर किसी का शरीर दबा हो तो उसे सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ और कंकाल मिले, जो शायद बहुत पुराने थे और उस समय के साथ वहीं दबे रह गए थे। पूजा और अंतिम संस्कार के बाद रमेश को फिर से एक हल्कापन महसूस हुआ। उसे यकीन हो गया कि उन भटकती हुई आत्माओं को भी शांति मिल गई है। जब से वे सभी वापस लौटे, तो गांव में फिर से शांति छा गई। लोग अब जंगल से गुजरने में डरते नहीं थे और अजीब घटनाओं की खबरें आनी बंद हो गई। रमेश ने आखिरकार महसूस किया कि उसका यह सफ़र अब समाप्त हो चुका है। उसने ना केवल अपनी, बल्कि कई आत्माओं की मुक्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। अब वह बिना किसी डर या बोझ के अपनी नई जिंदगी जीने लगा। रमेश का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसके दिल में इस अनुभव से मिली सीख हमेशा बनी रही। कभी-कभी हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी लड़ना पड़ता है, जो हमारी मदद चाहते हैं। तो आज की ये डरावनी कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने से मेरे चैनल पर जो भी नई कहानी आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को लगा हो कि मैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेकर आ पाई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ, ताकि मैं इस चैनल पर और भी बड़ी यूट्यूब फैमिली बना सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी और कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो आप लोग मुझे दिल से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और भी अगर आप लोगों को कहानी सुनना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए। वहाँ पर मैंने बहुत सारी कहानियाँ अपलोड करके रखी हुई है, तो आप लोग वो कहानी भी सुन सकते हैं। कुछ मैंने शॉर्ट्स अपलोड करके रखे हैं, तो आप वो शॉर्ट्स भी सुन सकते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और अपना आशीर्वाद दें। बस मैं आप लोगों से बस इतना ही चाहती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली कहानी में, और अगली कहानी मैं इससे और भी अच्छी लाने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने और भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ ला पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू।